दो अवतल, अब देखिए अवतल दर्पण में 2 हो गए थे, तीसरा शुरू कर रहे हैं। देखिए तीसरा क्या था, जब वस्तु C पर हो। देखिए जब वस्तु C पर हो, यदि वस्तु C पर है, देखिए अवतल दर्पण PFC, वस्तु C पर है, तो एक किरण हम समांतर लेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर किरण ये फोकस से होगी जाएगी, दूसरी किरण फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और ये दोनों किरणें इस पॉइंट पर कट कर रही हैं। और यदि हम यहाँ से लंब डालेंगे तो बिल्कुल C पर ही आता है। तो यदि वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब C पर ही बनता है, समान आकार का बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक होता है। तो यदि वस्तु C पर है तो प्रतिबिंब C पर, समान आकार का, उल्टा और वास्तविक। चौथा, जब वस्तु F तथा C के बीच में हो। वस्तु F और C के बीच में, देखिए PFC, वस्तु F और C के बीच में है। यहाँ पर हमने वस्तु ले ली, आप कहीं भी रख लें इसको, वस्तु को। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर किरण फोकस से होकर जाएगी। एक किरण फोकस से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और ये दोनों किरणें यहाँ कट कर रही हैं। ये दोनों परावर्तित किरणें, एक परावर्तित किरण ये आ रही है और दूसरी परावर्तित किरण यहाँ से आ रही है। तो ये दोनों परावर्तित किरणें इस पॉइंट पर कट कर रही हैं। तो इस पॉइंट से मुख्य अक्ष पर लंब डालें, ये होगा प्रतिबिंब। तब प्रतिबिंब कहाँ बने, यदि वस्तु C और F के बीच में है तो प्रतिबिंब C से दूर, उल्टा, बड़ा और वास्तविक। उल्टा, बड़ा और वास्तविक। पांचवा पॉइंट क्या है, जब वस्तु F पर हो। वस्तु कहाँ हो, F पर हो, वस्तु फोकस पर है। यदि वस्तु फोकस पर, देखिएगा PFC, वस्तु फोकस पर है, तो एक किरण समांतर लें, समांतर किरण फोकस से, और एक किरण इस प्रकार लें कि ये परावर्तन के बाद सीधे सेंटर से होके जाए। तो ये दोनों किरणें समांतर होंगी, आगे बढ़ाएंगे तब भी समांतर। समांतर किरणें कहाँ मिलेंगी, अनंत पर। तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक। और सिक्स्थ कंडीशन है, जब वस्तु दर्पण तथा फोकस के बीच में हो। वस्तु कहाँ हो, दर्पण और फोकस के बीच में। देखिए यहाँ पर PFC, वस्तु दर्पण और फोकस के बीच में है। ठीक है, यहाँ से एक किरण समांतर किरण फोकस से जाएगी। एक किरण इस प्रकार से लें कि ये C से होकर जाए परावर्तन के बाद, तो इन दोनों किरणों के बीच की दूरी तो बढ़ती जाएगी। और ये किरणें दर्पण के पीछे बढ़ाएं
तो यहाँ पर कहीं मिलेंगी, हमें मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे सीधा, बड़ा और आभासी। देखिए इसमें अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की ये 6 कंडीशन हैं। 6 कंडीशन में से 5 कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें कि प्रतिबिंब आभासी बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हम बिना पर्दे के देख सकते हैं। तो यदि हमें अवतल दर्पण में अपना चेहरा देखना है तो हमें दर्पण और उसके फोकस के बीच में खड़ा होना होगा। यदि हम अवतल दर्पण और उसके फोकस के बीच में खड़े होंगे, सही है, तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और हमें हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। हमें अपना चेहरा जो है वो बड़ा सा दिखाई देगा। अच्छा, ये तो ये अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब हम बिना पर्दे के देख सकते हैं। तो यदि हमें अवतल दर्पण से अपने आप को देखना, अपना प्रतिबिंब देखना है, तो हमें दर्पण और फोकस के बीच में खड़ा होना होगा। बाकी सभी कंडीशन में ये प्रतिबिंब, ये जो प्रतिबिंब होंगे ये हमें बिना पर्दे के नहीं दिखाई देंगे। इन 5 प्रतिबिंबों को प्राप्त करने के लिए हमें एक पर्दा रखना होगा। पर्दे का अर्थ क्या है कि यहाँ पर अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में आपने यहाँ पर जलती हुई मोमबत्ती रखी C और F के बीच में। तो ये यदि हम यहाँ पर जलती हुई मोमबत्ती रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ये प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देगा। यदि इस प्रतिबिंब को देखना है तो यहाँ पर आप कोई पर्दा लगाइए। पर्दा लगा दिया आपने, जब पर्दा लगा दिया तो उस पर्दे पर यह प्रतिबिंब बनेगा। पर्दे पर आपको मोमबत्ती हमने इस तरह रखी है जलती हुई, तो आपको इसका मोमबत्ती का प्रतिबिंब इस तरह से, मोमबत्ती उल्टी जलती हुई दिखाई देगी। हमने रखी है ऐसे और ये हमें दिखाई देगी ऐसे। तो इन सभी वास्तविक प्रतिबिंबों को देखने के लिए उन्हें पहले किसी पर्दे पर लेना होगा। पर्दे पर लेने के बाद ही हम उसको देख सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब हम डायरेक्ट देख सकते हैं बिना किसी पर्दे के। तो ये 6 कंडीशन थी अवतल की, सही है। अब आता है उत्तल की। देखिए उत्तल की, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें केवल 2 ही कंडीशन हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जब वस्तु अनंत पर हो। उत्तल दर्पण है, PFC, जब वस्तु अनंत पर हो। यदि वस्तु अनंत पर है, आपको मालूम है अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं, तो 2 समांतर किरणें ले लें। एक ले ली हमने C की ओर, और एक ले ली हमने F की ओर। 2 समांतर किरणें अनंत से आ रही हैं। C की ओर जाने वाली किरण, सही है, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी, और F की ओर जाने वाली किरण फोकस की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब एक तो परावर्तित किरण ये है और दूसरी ये, क्या ये दोनों परावर्तित किरणें कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। जब ये दोनों परावर्तित किरणें कहीं नहीं मिलेंगी, मतलब आगे की ओर तो नहीं मिलेंगी, तो पीछे की ओर बढ़ाइए।
जब हम इसको पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं और इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो यहाँ पर कहीं कटेगी, यहाँ से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। सही है, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर और दर्पण के पीछे। पहली बात है कि दर्पण के पीछे फोकस पर सीधा, छोटा और आभासी। दर्पण के पीछे सीधा, छोटा और आभासी। दूसरा है दूसरी कंडीशन, जब वस्तु दर्पण तथा अनंत के जब वस्तु दर्पण तथा अनंत के बीच रखी हो, कहीं भी रखी हो, देखिए PFC वस्तु दर्पण और अनंत के बीच में कहीं भी रख दें। मान लीजिए यहाँ पर वस्तु रख दी हमने, सही है। यदि वस्तु यहाँ रखी है तो एक किरण समांतर, सही है, समांतर किरण परावर्तन के पश्चात हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। देखिए अवतल दर्पण में तो फोकस से जाती है और उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। अब दूसरी किरण ले ली हमने सी की ओर, और सी की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाएगी। तो एक तो परावर्तित किरण ये हो गई और एक ये दोनों कहीं आपस में मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। इनको हम पीछे की ओर बढ़ाइए तो देखिए यहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ से मुख्य अक्ष पर लंब डाल दीजिए, ये बना प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, सही है। और दर्पण वो ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, और सीधा, छोटा और आभासी। सीधा, छोटा और आभासी। तो उत्तल दर्पण में याद रखिए, उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन है और दोनों ही कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी बनता है और छोटा बनता है। अवतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो सदैव बड़ा होता है, और समतल दर्पण में जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वे सदैव बराबर होता है। समतल दर्पण में जो हम अपना चेहरा देखते हैं, सही है, तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बराबर, अवतल दर्पण में बड़ा और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब छोटा होता है। ओके, ये पॉइंट याद होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम, सही है, साफ कर दें। अब देखिए दर्पण से वस्तु की दूरी को u से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी u, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v, और दर्पण की फोकस दूरी f होती है। और इस UVF में रिलेशन 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है। अच्छा, इसके बाद रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है आपको मालूम है? यदि किसी वस्तु का साइज मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है
आपने दर्पण से उसका प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब बना 6 सेंटीमीटर बड़ा, वस्तु है 2 और प्रतिबिंब बना 6 सेंटीमीटर बड़ा, तो बताइए प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बना? 3 गुना। प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा होना, इसे कहेंगे हम रेखीय आवर्धन कितना है? 3। अच्छा आप बताइए, प्रतिबिंब है 4 वस्तु है 4 सेंटीमीटर बड़ी, ठीक है, और प्रतिबिंब बना 2 सेंटीमीटर बड़ा, माइनस। अच्छा आवर्धन पहली बात है, आवर्धन का भी माइनस में नहीं होता, सही है। प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बना, हम ये पूछ रहे हैं। अच्छा वस्तु है 4 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब बना 2 सेंटीमीटर बड़ा। यदि आपने कहा आवर्धन 2 है, इसका अर्थ है कि दुगना बड़ा बना, तो वस्तु है 4, तो यदि मैंने आवर्धन कह दिया 2, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब 4 दूनी 8। यदि वस्तु 4 है और प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर बड़ा बनेगा, तब आवर्धन 2 हुआ। मैंने कहा कि वस्तु है 4 सेंटीमीटर बड़ी और प्रतिबिंब बना 2 सेंटीमीटर बड़ा, तो आवर्धन यानी प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बना? प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा होना? वस्तु है 4 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब बना 2 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा होना? मैं पूछ रहा हूं कितने गुना बड़ा? अच्छा 8 का मतलब है 8 × 32 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा बना? नहीं, 1/2 गुना। अरे आधा बनाए। अरे 4 में वस्तु 4 सेंटीमीटर है, 4 में 1/2 का गुणा किया तभी तो आएगा 2 सेंटीमीटर, सही है। यानी कि कितने, ये वस्तु का साइज, ये प्रतिबिंब का साइज, तो प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज का 1/2 ही गुना तो है, आधा है, सही है। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब बना 1/2 गुना, सही है। अच्छा बताइए, अब बताइए वस्तु है 9 सेंटीमीटर लंबी, सही है, और प्रतिबिंब है 3 सेंटीमीटर लंबा, बताओ आवर्धन कितने, वो प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा होना? 1/3 गुना, 1/3 गुना। हम कहेंगे आवर्धन 1/3 है, तो आवर्धन निकालने के लिए हम करेंगे क्या? सीधे सीधे आप प्रतिबिंब की लंबाई में, आप इतना जो सोच रहे हो, प्रतिबिंब की लंबाई में सीधे सीधे वस्तु की लंबाई का भाग कर दो। प्रतिबिंब की लंबाई हमने कहा कि वस्तु की लंबाई है 9 और प्रतिबिंब की लंबाई है 3, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? 3 और वस्तु की लंबाई 9, डिवाइड कर दो सीधे, 3/9 1/3। यदि मान लीजिए वस्तु है 2 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब है 8 सेंटीमीटर, कितने गुना बड़ा होना? 4 गुना। 1/4 नहीं, 4 गुना। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब 8 सेंटीमीटर, 8 वस्तु की लंबाई 2, तो 4 आ रहा है। हम कहेंगे प्रतिबिंब 4 गुना बड़ा होना है, तो प्रतिबिंब वस्तु से जितने गुना बड़ा बनता है उसे रेखीय आवर्धन कहते हैं। बात क्लियर है? रेखीय आवर्धन निकालेंगे कैसे? तो रेखीय आवर्धन m बराबर, जब सीधे मैं हिंदी में लिख दूं कि रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन m, प्रतिबिंब की लंबाई को i से रिप्रेजेंट करते हैं, m बराबर i बटे o, o मतलब ऑब्जेक्ट, तो m बराबर i बटे o। और अब मालूम है वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस m और v और u में क्या रिलेशन है? तो m बराबर माइनस का v अपॉन u, यह है रेखीय आवर्धन, ठीक है।
ओके, इसके बाद एक ये फॉर्मूला है, यदि आप एम यू और एफ में रिलेशन पूछें तो एम बराबर एफ अपॉन एफ प्लस यू। आपने ये कैसे आया, अब ये रिलेशन आया कहाँ से? आपने कहा कि ये भी आपने पढ़ा है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यदि मैं इस पूरे में v से डिवाइड कर दूं, किससे? v से गुणा कर दूं, सॉरी v से मल्टीप्लाई, तो v/v कितना हो गया? 1 प्लस v/u बराबर, ये गलती हो गई यहाँ पर, हमें जब u में निकालना तो u से गुणा करिए, तो u/v प्लस u/u कितना हो गया? 1 बराबर u/f। 1 को इधर कर लूँगा तो u/v बराबर u/f माइनस 1, क्या आ गया? u माइनस f/f। आवर्धन होता है v/u, तो उल्टा कर दो, तो v/u बराबर f/u माइनस f, और यहाँ होता है माइनस v/u, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस v/u बराबर f अपॉन, जब माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बदल जाएगा f माइनस u, और माइनस का v/u क्या होता है? m, तो m बराबर f अपॉन f माइनस u। यहाँ पर f माइनस u होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला और है, एम वी और एफ में रिलेशन, एम वी और एफ में रिलेशन क्या है? एम बराबर एफ माइनस बी बट्टे एफ। इसी तरह इसको भी प्रूफ कर सकते, ये निकल के आता है, ठीक है। तो ये दो रिलेशन आपको बिल्कुल याद रखने हैं, और एक ये आवर्धन के ये 3 फॉर्मूले हैं। अब इसमें दर्पण में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इसके चिन्ह कैसे लेते हैं। यदि फॉर्मूले तो बस गिने चुने यही है, क्या है फॉर्मूले? देखिए, कि f बराबर r/2 मालूम है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही बताया, और m बराबर i/o बराबर माइनस v/u बराबर f अपॉन f माइनस u बराबर f माइनस v/f। सब आवर्धन की फॉर्मूला ही, तो बस दर्पण में इसके अलावा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। बाकी आपको ये थ्योरी जो अभी लिखी हमने, ये बस पूरी याद होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें चिन्ह कैसे लेंगे हम। आपको ये पता है, अवतल दर्पण, हाँ जी, और ये बताइए आप, अवतल दर्पण से वाष्प प्रतिबिंब बनता है क्या आभासी? गलत बोल रहे हो। अवतल दर्पण से वाष्प प्रतिबिंब बनता है क्या आभासी? दोनों, बिल्कुल सही जवाब, दोनों बनते हैं। अब अभी तो लिखवा रहे हैं, मतलब आप भी नहीं पढ़ रहे। अब अभी लिखवाया हमने कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की 6 कंडीशन होती हैं, जिसमें से 5 वास्तविक होते हैं और 1 आभासी होते हैं, लास्ट वाला। तो 5 वास्तविक 1 आभासी, अर्थात अवतल दर्पण से दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है।
वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब आपको तो याद है नहीं, सुनना बेकार है। अनेक सिंह, वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो बड़ा होता ही छोटा होता है? बैठ जाओ, नहीं मालूम। बिल्कुल गलत जवाब। छोटा होता है, बराबर भी होता है और एक बड़ा भी होता है। बिल्कुल सही। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और समान भी हो सकता है, समान आकार का भी हो सकता है। 5 कंडीशन लिखाई हैं, 5 कंडीशन में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सही है? तो बड़ा कब बनेगा, छोटा कब बनेगा, समान आकार का कब बनेगा, ये डिपेंड करता है कि वस्तु की स्थिति कहाँ है। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि गगन आप बताना, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कल बोल गया मैं, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही बनता है, अर्थात समान आकार का बनता है। तो अवतल दर्पण की त्रिज्या कितनी होगी, बताइए गगन? बिल्कुल गलत जवाब। नहीं समझ पा रहे? हमने बोला 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का यानी समान आकार का बनता है। तो बताइए अवतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब कब बनता है? अवतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब कब बनता है? जबकि वस्तु सी पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो और फोकस दूरी 10 है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूरी होगी 10 दूनी 20। एक बार में ही बस पढ़ते ही लगा देंगे कि आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। अब आप निकालोगे 10 मिनट बिल्कुल कम से कम लग जाएंगे आपको निकालने में। फिर बताइए निकले ना निकले आपसे। कंडीशन याद है, क्वेश्चन पढ़ते ही कर दोगे। क्वेश्चन पढ़ा और आंसर लगाया, तो इसीलिए इन कंडीशन का याद होना बहुत जरूरी है। और अभी भी देख लो, अभी भी याद नहीं आप लोगों को। ये 5 महीने तो मस्ती में निकाल दिया आपने। इसीलिए मैंने केवल रिवीजन के तौर पर यहीं से शुरू किया है, लाइट से। कल इलेक्ट्रिसिटी करे थे, मैंने कहा पहले लाइट कराता हूँ, लाइट का इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटिज्म लूँगा। और मैं थोड़ा स्पीड में भी इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि कई बार हो चुका है ये, कई बार हुआ ये। और यदि आपने देखा हो, यदि यूट्यूब पर आपने पढ़ा हो, तो उस पर भी मैंने लाइट की थ्योरी खूब डाली है, थ्योरी भी खूब डाली है और क्वेश्चन भी खूब कराए हैं, खूब करे हैं। लेकिन अभी भी नहीं करे तो अब तो कम से कम कर लो। इस 1 महीने में पूरा करा दूंगा सब कुछ, पूरा डिटेल में करा रहा हूँ, नहीं कहीं छोड़ रहा हूँ। लेकिन करना तो आपको ही है। देखिए अब तो अवतल दर्पण से जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, बड़ा ही छोटा? बड़ा। अब हाँ बड़ा बनता है। वो बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि डिपेंड करेगा फिर वस्तु की स्थिति पर। बड़ा तो बनता है, सही है। तो क्या बनता है? बड़ा बनता है। हम बात करें उत्तल दर्पण की, सही है। उत्तल दर्पण से वास्तविक बनता है क्या आभासी? हाँ जी, उत्तल दर्पण से वास्तविक क्या आभासी? आभासी। आभासी बनता है, केवल आभासी बनता है। 2 कंडीशन अभी लिखाई थी। आभासी प्रतिबिंब
और ये आभासी प्रतिबिंब छोटा होता है कि बड़ा? सदैव छोटा, सदैव छोटा। सही है। अच्छा, आप कहें तो मैं ये को लिख दूं, समतल दर्पण। समतल दर्पण से क्या संबंध बनता है? आभासी की वास्तविक? आभासी लिखा हुआ है कॉपी पर, पहला ही सबसे पहले दिन यही लिखा था हमने कि समतल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब छोटा होता ही बड़ा? समान आकार का, यानी बराबर, या समान आकार का लिख लो, बराबर या समान आकार का। तो यह देखने वाली बात यह है कि यदि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, अरे पैरों फंसा है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो वह अवतल दर्पण ही होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब तो देख लीजिए केवल अवतल में ही आ रहा है। लेकिन यदि आभासी प्रतिबिंब है, आभासी है, तो वो तीनों में हो सकता है। अवतल में भी आभासी है, उत्तल में भी आभासी है और समतल में भी आभासी है। तो उस स्थिति में हम कैसे बताएंगे कि कौन सा दर्पण है यदि आभासी है? तो हम ये देखेंगे कि यदि प्रतिबिंब बड़ा है तो अवतल होगा, छोटा है तो उत्तल होगा, और समतल है तो बराबर। ठीक है। अच्छा, और देखिए आप, यदि वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन हमेशा नेगेटिव होगा। वास्तविक के लिए आवर्धन हमेशा नेगेटिव में लिया जाएगा, और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन हमेशा प्लस में लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, यदि प्रतिबिंब, देखिए, यदि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, यदि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा हो तब m ग्रेटर देन 1 होगा। यदि आवर्धन 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। यदि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा हो तब m लेस देन 1 होगा। सही है। और यदि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर हो तब m 1 के बराबर। ठीक है। अच्छा जी, तो हम हाँ, यहाँ पर देखिएगा, इनका जो माइनस था वो उस मान में माइनस बोले थे कि -1/2 या -4, उन्होंने वास्तविक और आभासी की नहीं सोचा था। यहाँ पर केवल माइनस जो है, माइनस और प्लस, ये केवल दिशा बताता है। यहाँ पर दिशा का अर्थ है कि माइनस ये बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, तो ये माइनस उल्टे के लिए लगा है, दिशा तारा है। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं, तो सीधे के लिए हमने प्लस लगाया है। सही है। तो यहां पर ये दिशा के लिए लगाया मैंने की बात। यदि आप मुझे बताइए, m बराबर +1/2 है। हमने कहा किसी दर्पण का रेखीय आवर्धन +1/2 है, तो बताइए वो कौन सा दर्पण होगा? ये कौन सा, मैंने ये कहा आपसे, किसी दर्पण का रेखीय आवर्धन +1/2 है तो वह दर्पण होगा। आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं, कौन सा दर्पण होगा, किस दर्पण का आवर्धन +1/2 होगा? हाँ जी गगन, किसका?
उत्तल दर्पण क्यों? देखिए यहां पर प्लस का साइन क्या बता रहा है? आभासी। बिल्कुल सही बात है। 1/2। ये बताइए ये 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? 1 से छोटा है। जब 1 से छोटा है इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु, यदि आवर्धन 1 से छोटा है इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। सही है। तो यहां पर प्रतिबिंब कैसा बनना है? छोटा। तो आभासी और छोटा किसमें है ये बता दीजिए इसमें से, आभासी और छोटा। आभासी और छोटा। सही है। उत्तल दर्पण। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा दर्पण है? अवतल। कैसे बताया आपने? नेगेटिव क्या प्रदर्शित कर रहा है? माइनस प्रदर्शित कर रहा है कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है, और एक प्रदर्शित कर रहा है कि बराबर है। तो वास्तविक और बराबर, वास्तविक और बराबर अवतल में। और वैसे भी यदि माइनस आ गया तो बिना सोचे समझे, यदि आवर्धन माइनस में है तो बिना सोचे समझे वो अवतल ही होगा। क्यों? क्योंकि माइनस वास्तविक होता है और वास्तविक केवल अवतल दर्पण में ही बनते हैं। ठीक है। ओके, ये बताइए आपने कहा जी अवतल दर्पण है। सही है। हमने कहा सही, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि अवतल दर्पण का आवर्धन -1 कब होगा? वस्तु कहाँ रखी जाए कि आवर्धन -1 हो? बताइए। अवतल दर्पण में एक गलत बोल रहे हो। हाँ जी गगन, अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखी जाए कि आवर्धन -1 हो? नहीं मालूम? किसी को नहीं मालूम? बोल दे रहा हूं, सी पर। क्यों? यदि वस्तु सी पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी पर ही बनता है। समान आकार का बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। समान आकार का कब बनना है? ये बन आ रहा है, समझ क्या है? समान आकार का है। बात सही है। समान आकार का है और वास्तविक है, तो वस्तु कहाँ रखी जाएगी? सी पर। सही है। अच्छा, जो बताइए आप अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। सही है। तथा रेखीय आवर्धन -1/3 है। तब वस्तु की स्थिति होगी। ऑप्शन में बोल रहा हूं आपके सामने। नंबर 1 10 से कम, दूसरा 10 पर, तीसरा 10 तथा 20 के बीच। मतलब सेंटीमीटर है, आप जानना, मैं सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। 10 तथा 20 सेंटीमीटर के बीच लिख लीजिए। और चौथा डी ऑप्शन 20 सेंटीमीटर से अधिक। बताइए। सोचना है बस। दिमाग सही है। इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और फोकस दूरी 10 है, और आपने कहा 10 से कम। 10 से कम का मतलब हो गया फोकस से पहले रखिए, और फोकस से पहले रखिए इसका मतलब क्या है कि वस्तु दर्पण और फोकस के बीच में हो गई। और यदि वस्तु दर्पण और फोकस के बीच में हो गई तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? छठी कंडीशन
दर्पण के पीछे सीधा बड़ा आभासी, तो आभासी बनता है तब, और यहाँ पर माइनस आ रहा है यानी वास्तविक है। आपका आंसर गलत है, ये तो गलत हो गया। अब 3 बचे। कितने? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ कैसे बता दिया आपने 20 सेंटीमीटर से अधिक? जल्दी बताओ, रीजन बताओ मुझे। नहीं मालूम? तुक्का मार रहे हो फिर, तुक्का मत मारो। यदि आपके पास कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसे ही फंसे रहोगे। मैंने कहा केवल याद हो जितना लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अभी आप बैठो, आप तुक्का नहीं, बिल्कुल क्लियर कौन बता देगा रीजन के साथ। मुझे फॉर्मूला नहीं लगाना, मैंने कहा मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए। यदि फॉर्मूला लगा दूंगा तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू बता दूंगा आपको, तो एग्जैक्ट वैल्यू बता दूंगा कि इतने सेंटीमीटर पड़ने का। मैंने यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं कि 21, 22, 23, 24 ऐसा तो नहीं पूछा मैंने तो यहां पर कहा 10 और 20 के बीच में कोई भी हो, 11 हो, 12 हो, 18 हो, 19 हो, सही है, या 20 से अधिक। मैंने ये तो नहीं पूछा कि 22 है कि 23 है, 24 है। मैंने एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पूछी। एग्जैक्ट वैल्यू पूछूंगा तब मैं फॉर्मूला तो लगाऊंगा। मैं यहां पर केवल इससे पूछा हूं, क्वेश्चन देख के आप कैसे बताओगे? नहीं मालूम? अच्छा, आप देखिएगा, ठीक है। अब आप यदि इसको डायरेक्ट देखें, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो सही है। -1/3 क्या प्रदर्शित कर रहा है? माइनस बता रहा है कि वास्तविक, और 1/3 मतलब छोटा। वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब कब बनता है अवतल दर्पण में, ये बताइए कंडीशन यदि आपको याद हो। वास्तविक और छोटा मालूम है? जब वस्तु C से दूर हो। यदि वस्तु C से दूर होगी ना, तब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और छोटा बनता है। तो ये वास्तविक और छोटा बनना है तो वस्तु, इसका अर्थ होगा C से दूर है। जब C से दूर है तो फोकस दूरी इसकी 10 है, तो त्रिज्या कितनी होगी? 20। तो इसका अर्थ क्या है कि वस्तु दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर से अधिक, सही है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में यदि ये पूछा जाए कि प्रतिबिंब की स्थिति होगी, बताइए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? ऑप्शन यही है, दस और 20 के बीच में, बिल्कुल सही। क्योंकि इसमें वस्तु कहाँ है? C से दूर। और यदि वस्तु C से दूर हो तो प्रतिबिंब F और C के बीच में बनता है। जब F और C के बीच बनेगा तो फोकस दूरी इसकी 10 और त्रिज्या होगी 20, तो 10 और 20 के बीच बनेगा, तब प्रतिबिंब होगा 10 और 20 के बीच में। वस्तु होगी 20 सेंटीमीटर से अधिक। बात सही है। यहाँ पर हमने बिना करे ही बशर्ते की आपको कंडीशन याद, तो अंतर बस इतना ही है। आप कोई सही क्वेश्चन ले आओगे हो जाएगा, आप नहीं कर पा रहे हो। अंतर कहाँ पर है? आपने वो जो कंसेप्ट या पॉइंट हैं वो आपने याद नहीं करना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए आपको थ्योरी याद होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, थ्योरी याद नहीं है, तो न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये जो ज़रूरी है, और मैं आपको बता दूँ, मैं पहले भी कह रहा हूँ आपसे कि इस लाइट में से ही लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये जो टॉपिक कराऊंगा, कम से कम 25 में से 15 क्वेश्चन से ऊपर तो इसी में से आ जाते हैं, इन्हीं में से आ जाते हैं। तो कम से कम ये तो बहुत अच्छी तरह करो आप। अब देखिए आगे, यहाँ तक बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़ रहा हूं अब मैं। इसमें चिन्ह कैसे लेंगे हम? बात है चिन्ह की।
देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल उत्तल, पी ध्रुव, एफ सी, ठीक है, पी एफ सी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। जिसका ध्रुव है, आपने मैथ में पढ़ा है कि मूल बिंदु, जैसे आपने मैथ में पढ़ा है कि ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये तो लेते हो आप। मूल बिंदु के इधर की दूरी पॉजिटिव, इधर की दूरी नेगेटिव, ऊपर की दूरी पॉजिटिव और नीचे की दूरी नेगेटिव ली जाती है, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार हम इसमें लेंगे। इस ध्रुव को हम मूल बिंदु में मान लेंगे, तो मूल बिंदु के इधर की दूरी पॉजिटिव, नीचे की वो इधर की दूरी नेगेटिव, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरी नेगेटिव। अब ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी और ध्रुव से केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या आर। इसी प्रकार ये भी एफ, ये आर। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी किस में ली जाएगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। आपने कहा अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, मैं कहूँगा एफ बराबर माइनस के 15, तो ये अवतल है ना। और इसी में दी क्या, तो आप उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 है, तो मैं कहूँगा एफ बराबर प्लस 15, ठीक है। वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर मानी जाती है, वस्तु को हमेशा इधर मानते हैं, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, तो वस्तु की दूरी हमेशा किस में ली जाएगी? नेगेटिव में। और वास्तविक प्रतिबिंब आपको मालूम है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनते हैं। जब दर्पण के आगे बनेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए दूरी नेगेटिव ली जाएगी। आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए दूरी पॉजिटिव ली जाएगी। आप देखिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही दर्पण के लिए वस्तु की दूरी किसमें? माइनस में ली जाएगी और वस्तु की लंबाई प्लस में ली जाएगी, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस में, त्रिज्या भी माइनस में ली जाएगी, ये भी माइनस, ये भी माइनस। उत्तल के लिए फोकस दूरी प्लस में और त्रिज्या भी प्लस में। अवतल दर्पण में, अब चूंकि अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, तो यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, कौन सा? वास्तविक, तो वास्तविक प्रतिबिंब तो इधर बनता है, तो V नेगेटिव, I नेगेटिव, I का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई। और चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं, नीचे बनेंगे, तो उल्टे के लिए प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में और आवर्धन भी माइनस में, अभी बताया था। और यदि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए V पॉजिटिव होगा, इधर बनेगा, सीधा बनेगा, तो I पॉजिटिव होगा और आवर्धन भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में तो केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। जब आभासी प्रतिबिंब बनते हैं तो आभासी प्रतिबिंब के लिए V प्लस में लिया जाएगा, I प्लस में लिया जाएगा और M भी प्लस में लिया जाएगा। ये चिन्ह लेने के तरीके हैं।
बाकी हम क्वेश्चन लिख के बता देंगे। क्वेश्चन में सब दिया होगा कि वास्तविक है, आभासी है, दर्पण के पीछे है, दर्पण के आगे है, उसको भाषा पढ़ के हम चिन्ह लगाएंगे। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये तो थ्योरी में बार बार बोल रहा हूँ। तो ये दर्पण की यहाँ पर थ्योरी एंड हुई है, तो दर्पण भाई साहब कल एकदम तोते की तरह रटा हुआ हो आपको, ठीक है? कल सुनेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। आगे हम बढ़ते हैं। और इसके जो क्वेश्चन है उसकी सीट मैं आपको कल दे दूंगा। आप केवल उन्हीं सीटों को करें, क्योंकि अभी आपके ज़्यादा टाइम, फालतू टाइम नहीं है कि फालतू ही क्वेश्चन आप ला के मुझसे पूछें, है कि नहीं है? तो केवल वही काम करें जिससे कि हमारा पेपर में सारे क्वेश्चन फंस जाएं बस। देखिए अब ये चल रहा था हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब हम शुरू कर रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है? अपवर्तन क्या है? आपने ये प्रकाश का गुण पढ़ा है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, लेकिन प्रकाश सीधी रेखा में कब तक चलता है? तो प्रकाश सीधी रेखा में केवल तब तक चलता है जब तक कि माध्यम ना बदले। यदि माध्यम बदल जाएगा तो प्रकाश का मार्ग भी बदल जाएगा। बात सही है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका मार्ग बदल जाएगा। सही है? यानी कि प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाएगा, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए और अपने मार्ग से विचलित हो जाए, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर वायु है, इधर जल। प्रकाश वायु में से आ रहा है, वायु से आ रहा है। जैसे यहाँ पर आएगा, माध्यम चेंज हो गया, क्योंकि अब वायु से जल में जाएगा। सही है? और यदि माध्यम चेंज नहीं होता तब तो इस प्रकाश को सीधे चलते रहना चाहिए था। क्योंकि माध्यम बदल गया तो प्रकाश अपना मार्ग बदलेगा, और जैसे ही प्रकाश अपना मार्ग बदलेगा, मान लीजिए इधर इस तरह गया तो अपने मार्ग से विचलित हो गया। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तब डेफिनेशन क्या है अपवर्तन की? कि प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिएगा, ये जो किरण आ रही है, इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। सही है? जिस तल से टकराती है, यानी कि जो ये है, इसे कहते हैं हम सीमा पृष्ठ, बाउंड्री। यानी कि इसके बाउंड्री के इधर माध्यम कुछ और है, इसके इधर माध्यम नीचे कुछ और है, इसे बोलते हैं सीमा पृष्ठ, या फिर इसे बोल सकते हैं आप अपवर्तक पृष्ठ। जिस पॉइंट पर अपवर्तन की क्रिया होगी, जिस पॉइंट पर ये प्रकाश से टकराती है, इसे कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर हम खींचते हैं लंब, इस पृष्ठ के लंबवत। सही है? इसे कहते हैं अभिलंब। इस आपतित किरण और इस अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण। ठीक है? और जो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाती है, इसे कहेंगे हम अपवर्तित किरण। कौन सी किरण? अपवर्तित किरण। और इस अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, इसे कहते हैं हम आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण।
ठीक है, आपतन कोण को आई से प्रस्तुत करते हैं। अब जब आपने कहा, देखिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित तो होगा, बिल्कुल सही बात है। यदि ये प्रकाश प्रणाली है, जाना तो चाहिए था इस तरह से, अब ये प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होगी, यानी ये इधर भी आ सकती है और इधर भी जा सकती है, दोनों से कुछ भी हो सकता है, इधर भी विचलित हो सकती है, इधर भी विचलित हो सकती है कि नहीं है। अब ये इधर आएगी या इधर जाएगी, यदि ये प्रकाश किरण इधर की ओर विचलित हो रही है, ये अभिलंब है, तो यदि इधर की ओर विचलित हो रही है तो हम कहेंगे इसे अभिलंब की ओर, सही है। और इसी यदि प्रकाश किरण इधर जा रही है इधर की ओर, इसे कहेंगे हम अभिलंब से दूर। अर्थात जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश किरण जो अपवर्तित किरण है या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो कब अभिलंब की ओर झुकेगी और कब अभिलंब से दूर हटेगी, ये डिपेंड करता है माध्यम पर। कैसे? देखिए, यदि प्रकाश विरल से सघन में जाएगा, विरल से सघन में, तो अभिलंब की ओर झुकेगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। और यदि सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर। अब आपने कहा कि सघन और विरल का क्या अर्थ है? देखिए, जिस माध्यम के कण पास पास हों वो सघन है और जिसके दूर दूर हों वो विरल है। अब देखिए, अब यदि आप किसी अकेले एक माध्यम की बात करें तो अकेला माध्यम ना तो सघन है और ना ही विरल है। सघन और विरल के लिए आपको तुलना करनी पड़ेगी। कैसे? ये बताइए, यदि हम आपसे कहते हैं ठोस, द्रव और गैस, तो बताइए ठोस, द्रव और गैस में किसके अणु सबसे पास पास हैं? ठोस के। तो ठोस सबसे ज़्यादा सघन होगा और द्रव उससे कम सघन होगा और गैस सबसे कम सघन होगी, अर्थात विरल होगी। बात सही है। यदि हम आपसे ये कहते हैं कि वायु और जल, पानी और वायु और जल, तो वायु और जल में कौन विरल है? वायु। और जल सघन है। मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश वायु से जल में आ रहा है, यहाँ पर लिखा है वायु से जल में, यानी कि वायु क्या विरल और जल क्या है? तो विरल से सघन में आ रहा है, और विरल से सघन में आएगा तो क्या होगा? देख लीजिए, मैंने अभिलंब की ओर झुकाया नहीं झुकाया? मैंने इधर ही तो झुकाया है, अभिलंब की ओर। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जल और कांच में कौन विरल है? जल विरल है और कांच सघन है। जल और कांच में जल क्या है? सघन ही विरल है? विरल। आपने कहा यदि जल और कांच है तो जल विरल है, और यदि वायु और कांच, वायु और जल में कौन विरल है? सॉरी, वायु और जल में सघन कौन है? जल। तो यदि वायु और जल है तो जल सघन है, यदि जल और कांच है तो जल विरल है। सही है। यानी जल सघन भी, जल विरल भी। यदि मैं केवल ये पूछूं कि बताओ जल क्या है,
मेथल इतनी वही है। यदि हमने पूछा आपसे जल क्या है, जल सघन है कि विरल है? जल सघन है कि विरल है? ऐसे नहीं बता सकते, बिल्कुल यही मैं कहना चाहता है, ऐसे नहीं बता सकते कि ये तो आप ये कहोगे दूसरा माध्यम तो बताओ। यदि मैंने कहा वायु है तो तुरंत कह दोगे सघन है, और मैंने कहा कांच है तो कहोगे विरल है। यही मैं कहना चाह रहा था कि हम जल और सघन, कोई अकेला माध्यम अपने आप में सघन और विरल नहीं होता, हम दूसरे माध्यम से तुलना करते हैं। बात सही है? देखिएगा यहाँ तक कोई बात बिल्कुल क्लियर है कि विरल से सघन में जाएगा तो अवलंब की ओर, और सघन से विरल में आएगा तो अवलंब से दूर हटेगा। अच्छा जी, अब देखिए हुई है इसमें। अब हम अपवर्तन के नियम क्या हैं समझिएगा केवल आप इसको। अभी आपने कहा आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, सही है, ये आपतन कोण और ये है अपवर्तन कोण। तो पहला नियम तो वही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, सही है। और दूसरा पॉइंट है यह आपतन कोण क्या है? आई। आपतन कोण की जया साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण है आर, अपवर्तन कोण की जया साइन आर।